Hello dear students, this is Ashish here and I teach physics to all of you। और आज जब हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले तक हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स को ख़त्म किया। आज से जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो यूनिट एंड मेजरमेंट, एंड इसमें आप लोगों को डायमेंशन भी पढ़ने का मौका मिलेगा। तो मैं एक बार देख लेता हूँ क्या मेरी ऑडियो वीडियो सभी तक सही आ रही है। और जो बच्चे मेरे साथ अब तक जुड़ चुके हैं भाई शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि बाकी के स्टूडेंट्स भी हमारे साथ कनेक्ट कर पाएँ। आप लोगों के फ्रेंड सर्किल में जो भी पढ़ना चाहता है एटलीस्ट वो पढ़ पाएँ। क्या मेरी ऑडियो वीडियो आप सभी तक सही से आ रही है? तो भाई एक बार कंफर्म कर दीजिएगा, जिससे कि मैं आज के सेशन को स्टार्ट कर पाऊंगा। ठीक है, हेलो टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलो मैं देख लिया हूँ, मेरा ऑडियो वीडियो बिल्कुल सही आ रहा है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी देर वेट करूंगा कि स्टूडेंट्स मेरे साथ एक बार कनेक्ट कर पाए। देखो भाई, अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा वो यूनिट एंड मेजरमेंट की स्टार्टिंग आप लोग ऑलमोस्ट आज से हम करने जा रहे हैं, लेकिन जो अब तक आज पढ़ा है वो आपने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा। बेसिक मैथमेटिक्स क्यों जरूरी है वो आपको तब समझ में आएगा जब हम लोग फिजिक्स थोड़े से हाई लेवल पर लेकर जाएंगे। एडवांस लेवल की फिजिक्स को जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। जब आप लोग वर्क एनर्जी वाला चैप्टर पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा जो आपने फिजिक्स पढ़ी है उसका यूज़ क्या है। आप लोग काइनेमेटिक्स करोगे, आप लोग प्रोजेक्टाइल पढ़ोगे, तब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। वहीं आप लोग काइनेमेटिक इक्वेशंस को देखते हो कि एनालिटिकल मेथड से आप लोग उनको डेरिवेट करते आए हो, क्लास 9 के सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। वहीं ग्राफिकल मेथड से आप लोग करते हो, लेकिन उन्हीं काइनेमेटिक इक्वेशंस को आप लोग कैलकुलस मेथड से भी डेरिवेट कर सकते हो। लेकिन वो सब कुछ करने से पहले आप लोगों को कैलकुलस का पार्ट क्लियर होना जरूरी था, इसलिए हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा, इसलिए हमने इंटीग्रेशन पढ़ा, हमने टिग्नोमेट्री पढ़ा। टिग्नोमेट्री में क्यों पढ़ा था? बिकॉज ऑफ जब हम लोग ग्राफ की स्टडी करते हैं, ग्राफ हम लोग देखते हैं, तो ग्राफ जब हमारा कर्वीलीनियर होता है तो उस समय पर अब वो कितना स्लोप बन रहा है ये हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। दैट्स वाई हम लोगों ने टिग्नोमेट्री के फंक्शंस को देखा, टिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज देखी, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप लोग पढ़ चुके हो अभी तक, सभी का यूज आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। सबसे बड़ा पॉइंट जो मैं आपको बताता हूँ कि टिग्नोमेट्री जब आप लोग पढ़े थे तो वहां मैंने आपको बताया था कि टेन थीटा। कई बार बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर जब हम लोग स्लोप निकालते हैं, यानी कि स्लोप जो है वो टेन थीटा ही क्यों लेते हैं हम लोग, टेन थीटा की जगह पर साइन थीटा क्यों नहीं ले लेते, कॉस थीटा क्यों नहीं ले लेते? तो उसकी वजह आप लोगों को जानने के लिए मिली। और जिन बच्चों को अब इस सेशन में लग रहा है कि ये सारी चीजें हमसे मिस हो गई हैं, या फिर वो जो बच्चे अभी इस सेशन में पहली बार लाइव आए हैं, जिन्होंने रिकॉर्डेड नहीं देखा है, तो भाई इस सीरीज के प्रीवियस लेक्चर्स को आप देखिए। बेसिक मैथमेटिक्स आप लोगों को मैं पढ़ा दिया हूँ, उन लेक्चर्स को आपको देखने की जरूरत है। ये सारी क्लैरिटी आप लोगों को उन लेक्चर से मिल जाएगी। जो मैं आज बात कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ दैट लेक्चर्स मैं कर रहा हूँ। आपको ये सीन क्लियर होगा कि हम लोग जो है आज जिस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करेंगे वहां से आपको फील होगा कि फिजिक्स के टर्म्स हमारे स्टार्ट हो गए। अभी तक बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे और बेसिक मैथमेटिक्स का छोटा मोटा एप्लीकेशन आप लोगों की फिजिक्स में कैसे होता है वो मैंने केवल आपको बताया। ठीक है, चलिए भाई, ऑलमोस्ट आशा करता हूँ ये बैच कब तक खत्म हो जाएगा। इसके लिए मैं बार बार आप लोगों को बता चुका हूँ, इस बैच की अगर आप लोगों ने पहली वीडियो देखी होगी तो उसके तब हम लोग इसको क्लियर कर चुके हैं। हाँ बिल्कुल नेसेसरी बेटा सब कुछ है, चाहे इंटीग्रेशन हो, चाहे आप लोगों का स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो, या फिर आप लोगों का टिग्नोमेट्रिक पार्ट हो, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एवरीथिंग जो मैंने कोई कराया है वो सब कुछ आप लोगों के लिए ज़रूरी है। ठीक है हाँ बता दिए बेटा, इंटीग्रेशन नेसेसरी क्यों है वो मैंने आपको बता दी। देखो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है,
ठीक है, बहुत पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जिनका बेसिकली ज़्यादा यूज़ होता है बेसिक मैथमेटिक्स में हम उन पॉइंट्स को कवर करते हैं। यस, आज से हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट से स्टार्ट होगा। हाँ, लेकिन आए नहीं है, लेकिन हमें टॉपिक कवर करने के लिए हमें यूज़ करने पड़ेंगे। जब हमें टॉपिक कवर करना है तो उस बेसिक मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए नीड पड़ेगी, दैट्स वाई। ठीक है, चलिए। और बच्चे आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं, मुझे लगता है कि जो बच्चे पहली बार शायद सेशन में आए होंगे उनको लगेगा कि सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कब तक होगा, है ना, क्या क्या होगा, कैसे होगा। तो भाई आपको इस सीरीज़ के हर लेक्चर को देखने की ज़रूरत है। ठीक है, देखो हम फिजिक्स की डेफिनेशन, बेसिक बातें मैं आप लोगों को नहीं बताने वाला हूं। देखिए, हम लोग जो यूनिट मेजरमेंट वाला पार्ट देखेंगे, यूनिट मेजरमेंट वाला पार्ट जब देखते हैं, उससे पहले हम फिजिक्स में क्या करते हैं, देखिए फिजिक्स, और आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट आप कहोगे सर इतना बेसिक बातें, इतना बेसिक आप स्टार्ट कर रहे हो, वाई? तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, या आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सारी बातें आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अपने आप में आप लोग अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कीजिएगा, देखिएगा, इंट्रोस्पेक्ट कीजिएगा अपने आप को कि जो मैं बोल रहा हूं क्या आप उसको बताने में सक्षम रहे। मैं आपसे कहता हूं कि वाई वी आर यूजिंग यूनिट, व्हाट इज मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या है। मैं आपसे कहूं फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, तो आपको आता है फिजिकल क्वांटिटी, सर लेंथ, सर मास, टाइम, करंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, प्रेशर, और सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। लेकिन मैं इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को आपको बोलूं कि बेटा डिफाइन करो, तो आप लोगों को लगेगा सर कि हमें फिजिकल क्वांटिटीज में, जिस फिजिकल क्वांटिटी को मैं जैसे वेलोसिटी बोला तो आराम से आप लोग डिफाइन कर दोगे, बट मैं आपसे बोला कि डिफाइन करिए फिजिकल क्वांटिटी को, तो आपको उस वर्ड को बताने में बहुत दिक्कत होगी। मैं आपसे कहता हूं कि मेजरमेंट क्या है, आप कहते हो सर मेजरमेंट, किसी भी चीज को मेजर कर लेते हैं, दैट इज अ मेजरमेंट। तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे फील होंगे कि ये सारी चीजें आपको आती हैं, बहुत सारी चीजें आपको फील होंगी आती हैं, लेकिन उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। तो यही चीज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं, यूनिट मेजरमेंट। और उसके बाद जो डायमेंशनल फॉर्मूला हम पढ़ेंगे, हर एक फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशनल फॉर्मूला आपको आना चाहिए, दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस चैप्टर। ओके, चलिए एक बार मैं देख लेता हूं क्या आप मेरे साथ कनेक्टेड हो चुके हो। देखो, यूनिट मेजरमेंट आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो कि हमें नीड क्यों है, मेजरमेंट की नीड क्यों है, इस पॉइंट को समझना होगा। तो हम डेफिनेशन के थ्रू या फिर एक लाइन के थ्रू हम लोग देखते हैं। डेफिनेशन क्या, डिफाइनिंग फॉर्म हम कह सकते हैं, सर फिजिक्स इज एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस विच गिव्स एन एक्यूरेट नॉलेज अबाउट द नेचर एंड नेचुरल फॉर्म फिनोमिनास। नेचर और नेचर में होने वाले जो नेचुरल फिनोमिनास हैं उनकी एक्यूरेट नॉलेज आपको देता है। देखिए,
इस पॉइंट के लिए हम बात करें कि जस्ट एज सपोज करिए ये पेन को मैं ड्रॉप कर देता हूं तो पेन नीचे गया, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम हियर एंड यू आर लिसनिंग एंड आप मुझे देख पा रहे हो। हर एक पॉइंट के पीछे साइंस छुपी है और हर एक पॉइंट के पीछे फिजिक्स छुपी है। अब आप सुन पा रहे हो तो इसमें कुछ ना कुछ फिजिक्स लग रही है, अब इसकी स्टडी करना है। आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिरते हुए देखते हो, इसके पीछे की फिजिक्स क्या है। मैंने किसी ऑब्जेक्ट को किसी सर्टेनली हाइट किसी एंगल से प्रोजेक्ट किया, उसको आप उसके पीछे की फिजिक्स क्या है। तो अ लॉट ऑफ थिंग्स जिनको आप लोगों को फिजिक्स में पढ़ना होता है, जिसमें कुछ नेचुरल फिनोमिनास की बात करें, कुछ नेचुरल फिनोमिनास की बात करें, व्हाट फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट मानकर चलिए कि वो गिर रहा है, इट इज द नेचुरल फिनोमिना। अब इसके पीछे की फिजिक्स क्या है ये कौन पढ़ाएगा, ये आपको फिजिक्स बताएगी। इसके पीछे का लॉज क्या है, क्या कौन सा लॉ लगा जिसकी वजह से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे गिरा। सेकंड, आप कहते हो हियरिंग द साउंड, जो मैंने अभी बोला आपको, व्हाट हियरिंग द साउंड। ठीक है, मैं आपसे कहता हूं मेल्टिंग द आइस, आइस जो है वो मेल्ट होती है। मैं आपसे कहता हूं कि फैन रोटेट कर रहा है, फैन इज रोटेटिंग। तो अब इनके पीछे की फिजिक्स को समझने के लिए हमें फिजिकल क्वांटिटीज की नीड पड़ती है। टू एक्सप्लेन फिजिकल फिनोमिनाज नीड फिजिकल क्वांटिटीज। हम ये कह सकते हैं कि ये जितने भी फिनोमिनाज आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, इनको एक्सप्लेन करने के लिए आपको, या फिर ये कहूं कि नेचुरल फिनोमिनाज जो हैं, इनको एक्सप्लेन करने के लिए आपको फिजिकल क्वांटिटीज की नीड पड़ती है। आई होप आप लोग मेरे पॉइंट तक पहुंच पाए हो। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे साथ के साथ शेयर करिएगा। तो हमने एक टर्म यहां पर यूज किया, व्हाट फिजिकल क्वांटिटीज। हमने एक टर्म इस जगह पर यूज किया, फिजिकल क्वांटिटीज। अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटीज या फिर व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। सर हम जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट क्या जानते हो आप फिजिकल क्वांटिटी? सर लेंथ, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एवरीथिंग, बहुत सारी है। हम इसको लिखना चाहें तो जाने कितना समय निकल जाएगा। करंट हो गया, लुमिनस इंटेंसिटी हो गई, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सब्सटेंस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया। तो ये सारी चीजें किसमें है? फिजिकल क्वांटिटीज है। चलिए इसके अगले पॉइंट पर हम लोग मूव करें तो देन व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटीज। इसको बड़े सिंपल टर्म्स में आप लोग समझिए, फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर। सर फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको मेजर किया जा सकता है, विच कैन बी मेजर। बट हर मेजरेबल थिंग्स फिजिकल क्वांटिटी होगी? ये क्वेश्चन मेरा आपके लिए, मैं अभी बताऊंगा। क्वांटिटी विच कैन मेजर एंड यूज टू डिफाइन द फिजिकल फिनोमिनाज। जितने भी फिनोमिनाज मैंने आपको बताए उनको डिफाइन करने में हेल्प करें। एंड लॉज ऑफ नेचर,
जो नेचर में लॉज लग रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो इसके पीछे जो लॉ काम कर रहे हैं उनको एक्सप्लेन करने में हेल्प करे, दैट इज द फिजिकल क्वांटिटी, दैट क्वांटिटी हैज फिजिकल क्वांटिटी। पॉइंट समझ में आया? व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी? आप कहते हो सर फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिनको हम मेजर कर सकते हैं। क्या हर एक मेजरेबल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी होगी? यह क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा। नाउ हमने बोला कि सर नहीं, वो क्वांटिटीज जिनको मेजर किया जा सकता है एंड मेजर करने के बाद वो क्वांटिटी जो है वो फिजिकल फिनोमिनाज को एक्सप्लेन करती हो या फिर लॉज ऑफ नेचर को एक्सप्लेन करती हो, उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। सर जो आपने क्वेश्चन पूछा क्या हर मेजरेबल क्वांटिटी फिजिकल होगी, तो समझिए इस बात को। मैं आपसे पूछता हूं आपके क्लासरूम में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप काउंट करते हो 1 2 3 4 5 जितने भी हैं, और एक नंबर आप मेरे सामने बोल देते हो। क्या आप स्टूडेंट्स को मेजर कर पाए? आपने मेजर तो कर ही लिया, क्वांटिटी बता ही दी उनकी। क्या दैट इज द फिजिकल क्वांटिटी? दैट इज द फिजिकल क्वांटिटी? बताओ भाई। सजल बेटा, हम ना जिस तरीके से आप लोग जेई मेंस में जिस स्पीड से चलते हो ना, उस स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है? तो हर एक लेक्चर में हमारी स्पीड मेंटेन रहेगी, आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। मैंने आपसे पूछा क्या जो नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको हमने मेजर किया दैट इज फिजिकल क्वांटिटी? आप बोलोगे सर नहीं है। तो नहीं है तो मेजर तो किया, ये वाला पॉइंट तो कट हो गया। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग फिजिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन करता हो एंड लॉज ऑफ नेचर को एक्सप्लेन करता हो, उनको ही हम फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है, अब समझ में आया? आज से ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। अगले पॉइंट की साइड भागते हैं। अब हम लोग कहते हैं सर मेजरमेंट क्या है? व्हाट इज द मेजरमेंट? भाई आप लोग जानते हो व्हाट इज द मेजरमेंट? सर मेजरमेंट तो बड़ा सिंपल है सर मेजरमेंट, लेकिन हम उसको अपने वर्ड्स में सर कुछ कोई भी मेजरमेंट लेते हैं दैट इज द मेजरमेंट, ऐसा ही कुछ हम लोग बोलते आए हैं और वही बोलेंगे। बट मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मेजरमेंट, प्लीज डिफाइन इन योर वर्ड्स, तो आप लोग थोड़ा सा इंफीरियर महसूस होगा, आपको समझ में नहीं आ रहा कि वर्ड क्या हम लोग दें। अब इस जगह पर आप लोग ने क्या कहा? द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी is the process of comparing this quantity with a standard amount of physical quantity of the same kind called its unit। इसके सेकेंडली हम लोग क्या देखते हैं, इसका दूसरा भी देख सकते हो, व्हाट measurement is a comparison of a quantity in a standard reference, in a standard reference of same physical quantity।
समझिएगा बेटा इस पॉइंट को कि हम लोग कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, देखो स्टैंडर्ड रेफरेंस मतलब यूनिट की बात कर रहे हैं। इस पॉइंट पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। एक मिनट दीजिए। अब समझिएगा जिस बात को मैं बोलना चाहता हूं। मैं आपसे कहता हूं इस बोर्ड की लेंथ बताओ, या मैं आपसे कहता हूं आप जिस रूम में हो, आप जिस रूम में हो और उस रूम की किसी एक वॉल की, कोई एक पर्टिकुलर वॉल मैंने आपसे कह दी। लेट अस सपोज दैट कोई आपके रूम में वॉल है, क्या है, वॉल, ये रूम है। मैंने आपसे कह दिया बेटा इस वाली वॉल की क्या बताओ, लेंथ बताओ। क्या बताओ, लेंथ बताओ। अब आपके पास लेंथ तो मेजर करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। सर हमारे पास या तो स्केल होना चाहिए या फिर मीटर होना चाहिए, समथिंग समथिंग ऐसे कुछ टूल्स होने चाहिए जिससे हम मेजर करेंगे। तो पहले के टाइम में क्या था कि इस वॉल को, लेंथ को लेने के लिए हमने क्या किया, मेरे हाथ में पेन है या पहले लकड़ी हुआ करती, कोई भी लकड़ी का टुकड़ा लिया और उससे क्या किया, उसको हमने अपने हैंड से कुछ इस तरीके से मेजरमेंट ले लिया, यहां से अपनी एल्बो से इस पॉइंट तक का, उसको मेजर किया और वॉल को मेजर कर दिया और बोल देते कि ये इतने हाथ। तो अब देखो, अब ऐसे ही मैं इस बोर्ड की लेंथ की बात करूं तो मैंने क्या किया, 1, इस पेन से मेजर करना स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने भी बोल रहे हैं। तो आपने बोला कि सर इस जो भी वॉल ले लीजिए या फिर जो भी ले लीजिए, मैंने कहा सर ये 12 पेन्स के बराबर है। कितने के बराबर है, 12 पेन्स के बराबर है। कितने, 12 पेन्स के बराबर है। ठीक है, 12 पेन्स मैंने बोल दिया कि इट इज द 12 पेन्स के बराबर है ये बोर्ड। अब मैंने आपसे बोली कि बेटा एक काम करिएगा, या फिर किसी थर्ड पर्सन से मैंने बोला कि एक बोर्ड और लगना है मेरे दूसरे रूम में और 12 पेन्स के बराबर उसकी लेंथ होनी चाहिए। तो अब उसके पास, मेरे पास जो पेन है उसकी लेंथ अलग होगी, अब उसके पास जो है वो लेंथ अलग है, उसके पास जो पेन होगा वो उसकी लेंथ को कंसीडर करेगा, यानी कि उसके पास जो लेंथ है वो जो पेन है वो अलग है। अब आपने, उसने क्या किया, अपने उतने ही पेन जो कम लेंथ का है 12 पेन के बराबर लेंथ कर दी। तो कंपैरिजन किया जाए इस बोर्ड का उस बोर्ड का, तो आप बोलोगे सर वो वाला बोर्ड इससे छोटा होगा क्योंकि उसके पेन की लेंथ छोटी थी। फिर बाद में इस चीज को विजुअलाइज किया गया, बाद में इस चीज को विजुअलाइज किया गया कि फिर कि ये बोर्ड कितना छोटा है। फिर मैंने अपने पेन से मेजरमेंट लिया, तो फिर मैंने देखा कि उसके पेन से मैंने इस बोर्ड की लेंथ को मेजर किया, तो अप्रोक्सीमेटली ये 18 पेन्स के बराबर आ गया। क्या आ गया, 18 पेन्स के बराबर आया। मैंने अपना पेन से मेजरमेंट किया तो 12 पेन्स आए थे, लेकिन इसी बोर्ड की लेंथ मैंने उसके पेन से मेजर करी तो कितना आया, 18 पेन आया। अब हमने मेजरमेंट क्या लिया है बेटा, क्या लिया है, लेंथ को मेजर किया, लेंथ ऑफ द बोर्ड, लेंथ ऑफ द वॉल, कुछ भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो। तो हमने बोला 12 पेन्स। तो ये जो 12 पेन्स है इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इसी को हम लोग बोलते हैं
magnitude of physical quantity, you can say it here. Now what? Magnitude of physical quantity. लेकिन इस वाले टर्म को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ये जो 12, इट इज द नंबर, इट इज द प्योर नंबर, ये किसको बता रहा है? इस पेन की लेंथ का, जो पेन की लेंथ ली उसके 12 टाइम्स है। ये जो बोर्ड है ना, ये जो बोर्ड है इस पेन का 12 टाइम्स बड़ा है। ये जो बोर्ड है इस पेन का 12 टाइम्स बड़ा है, 12 टाइम्स। मैंने दूसरे वाला जैसे ऑर्डर किया था, मैंने उसके पेन को मंगाया और फिर देखा तो मैंने फिर लिया, तो सेकंड तरीके जो मेरे पास पेन था उससे मेजरमेंट लिया, तो मैंने देखा कि ये जो लेंथ है सेकंड पेन से 18 टाइम्स बिगर है। क्या है? 18 टाइम्स बिगर है, टाइम्स। इसका मीनिंग क्या हो गया? दिस इज द कंपैरिजन, दिस इज द कंपैरिजन। अब जो मेरा सिस्टम था, मेरा भी अपना एक सिस्टम था और उसका एक सिस्टम था, दो अलग अलग सिस्टम हो गए। ये मैंने अपने तरीके से मेजर किया, उसने अपने तरीके से मेजर किया। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया आपको? आई होप। तो इस कंपैरिजन की हम लोग बात कर रहे हैं। नाउ अगले पॉइंट को इसी से कनेक्ट करेंगे। इसका मीनिंग ये है कि ये जो इसके जो टाइम से पहले, जो टाइम्स के बाद में जो टर्म जुड़ा हुआ है पेन, इसको स्टैंडर्डाइज करना बहुत जरूरी है। यदि इसको स्टैंडर्डाइज नहीं किया तो इट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, कंडीशंस के अकॉर्डिंगली ये चेंज कर जाएगा। वेरी पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाएगा, वेरी लोकेशन टू लोकेशन वेरी कर जाएगा। पहले के समय में लोग क्या करते थे? हाथ से ऐसे 1 2 3 4 और बोलते थे कि इतने बिलान बड़ा है, एक टर्म यूज करते थे लोकल लैंग्वेज में, और वही मेजरमेंट होता था। अब किसी दूसरे ने मेजरमेंट किया, पहले मैंने किया, मेरा हाथ छोटा था भाई। अब किसी का भाई खली को बुलाया, मेजरमेंट लिया, हाथ बड़ा है, तो अब क्या होगा? तो कॉन्ट्राडिक्शन निकल के आ गया, क्योंकि इसकी लेंथ तो फिक्स ही है ना, लेकिन मेरा सिस्टम अलग है और उसका सिस्टम अलग है। इस पॉइंट को मैं कनेक्ट करूंगा, लेकिन थोड़ा सा वेट करो। यहां तक हमें यह पॉइंट समझ में आना चाहिए कि मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेफरेंस। स्टैंडर्ड रेफरेंस, पेन वेन नहीं, हाथ हाथ नहीं, जैसे इसको स्टैंडर्डाइज किया जाना चाहिए, जिसको हम लोग ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी। अब ये सिस्टम्स में अलग अलग हो सकता है, जिसकी हम बात करेंगे। जैसे लेंथ को आप लोग मीटर में भी लेते हो, सेंटीमीटर में भी लेते हो, किलोमीटर में भी लेते हो, फुट में भी लेते हो, लेंथ को मेजर करते हो। तो ये क्या है? सिस्टम्स में अलग अलग है। जब हमें छोटे से पॉइंट को मतलब छोटी लेंथ को मेजर करने की जरूरत है तो छोटी क्वांटिटी का, छोटी यूनिट का यूज करते हैं, जैसे सेंटीमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया। अब हम किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने तक की डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो किलोमीटर्स में करते हैं। तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दीज टर्म्स अकॉर्डिंग टू अस। हम इनफाइनाइट टाइम्स तरीके से जोड़ सकते हैं, मतलब छोटे टर्म्स के लिए छोटी यूनिट्स का यूज करते हैं, बड़े टर्म्स के लिए बड़ी यूनिट का यूज करते हैं। तो आई होप आप लोगों को यह पॉइंट समझ में आया होगा। तो यहां से हमारा एक नया पॉइंट निकल कर आता है, फिजिकल यूनिट। अब ये फिजिकल यूनिट क्या होती है, इस पॉइंट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। फिजिकल यूनिट क्या होती है वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। और जो अभी देखो, जो चीज पढ़ते जा रहे हो उन चीजों को बस अपने माइंड में रखिए, फिर सारे पॉइंट से एक कनेक्शन हम बिल्ड करेंगे। ठीक है। नाउ हमने देखा कि फिजिकल यूनिट, द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, amount of physical quantity chosen to measure the physical quantity of the same kind is called physical unit।
या फिर इट इज द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी यूज्ड इन मेजरमेंट। एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, वो वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे कि सपोज करिए मैंने आपसे बोला कि बेटा 5 किलोमीटर, क्या बोला मैंने आपसे बोला 5 किलोमीटर, इसको आप क्या लिखते हो, सारे बच्चे जानते होंगे 5000 मीटर में भी लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। ये जो है जिसमें हमने मेजरमेंट लिया, या फिर हम एक काम करते हैं इस सिस्टम को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। हमने क्या बोला कि 5 मीटर और इसको क्या बोला बेटा सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम किसको बता रहे हैं, एक लेंथ को डिफाइन कर रहे हैं बेटा। जब लेंथ को डिफाइन कर रहे हैं तो ये किसी फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी एक अपने आप में लेंथ है। अब मीटर का मीनिंग क्या है कि एक मीटर एक स्टैंडर्ड टर्म है, उस मीटर का 5 टाइम्स। जैसे सपोज करिए इस बोर्ड की लेंथ को मेजर करता हूं तो 1 मीटर यहां खत्म हुआ, दूसरा मीटर यहां खत्म हुआ, तीसरा मीटर यहां खत्म हुआ, 4 एंड 5, इस तरीके से 1 मीटर का 5 टाइम्स। बट जब मैंने इसको सेंटीमीटर में देखा तो सेंटीमीटर में मैंने फिर छोटी क्वांटिटी है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 5 मीटर में 5 सेंटीमीटर हो गया। देखो अब ये कोई दूसरा सिस्टम है जिसको आप लोग जानते हो कि एसआई सिस्टम में लेंथ की यूनिट होती है मीटर, वहीं सीजीएस यूनिट में क्या होती है, सीजीएस यूनिट में सेंटीमीटर होती है। तो ये एक अलग सिस्टम है, ये दूसरा अलग सिस्टम है, दो अलग अलग सिस्टम्स की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट 2 डिफरेंट सिस्टम, बट ये दोनों सिस्टम में इसकी लेंथ जो होगी वो तो एक कांस्टेंट ही होगी। क्या जो लेंथ है वो क्या होगी, एक कांस्टेंट वैल्यू ही होगी, उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। यस और नो। तो अब एक बात बताइए, यहां जो लेंथ के लिए हमने 12 और 18, अब इसी को देखते हुए हम देखें कि 12 पेन्स लिए तो 12 टाइम्स दैट पेन, 18 टाइम्स दैट पेन। तो ये एक अलग सिस्टम हो गया, ये किसी के लिए दूसरा सिस्टम हो गया, क्योंकि पर्सन टू पर्सन, ये एक अलग पेन था, ये दूसरा अलग पेन था। तो इसी तरीके से हमने देखा कि एक सिस्टम में कंपैरिजन अलग अलग हो सकता है। अब हम फिर दोबारा से एक बार देखते हैं, मेजरमेंट इज अ कंपैरिजन of quantity in standard reference of the same physical quantity। समझ गए, यस और नो। चलिए, तो इससे हमारा पॉइंट क्लियर होता है कि फिजिकल यूनिट क्या होती है, फिजिकल यूनिट समझ में आए। बट फिजिकल यूनिट्स की प्रॉपर्टीज हैं बेटा, क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी जो है उनका कुछ प्रॉपर्टी है। अब वो प्रॉपर्टी कौन सा है वो समझने की कोशिश करें। अब जैसे मैंने कहा कि किसी एक रूम की लेंथ को या फिर एक जमीन का टुकड़ा है और उसको हमने हाथ से मेजर कर दिया, या फिर हम लोग एक एशियंट टाइम की छोटा सा पॉइंट आपको बताएं कि पहले के समय में कोई राजा हुआ करते थे और किसी जमीन की लेंथ को मेजर करना है तो उन्होंने बोला राजा के जो राजा है उसका जो पैर होता है उसकी जो लेंथ है उसको हमने क्या बोल दिया, फुट बोल दिया, कि भाई इसको स्टैंडर्ड मान लिया जाए और फिर जमीन को मेजर कर लिया जाए कि जितना बड़ा पैर, तो वो एक पैर जो है वो फुट के बराबर बोल दिया गया, 1 फुट 2 फुट 3 फुट 4 फुट। अब सपोज करिए जिसके समय में वो फुट बनाया गया, आफ्टर किसी लेंथ को किसी जमीन को मेजर किया गया, अब आफ्टर डेथ क्या होगा, उसका राजा का जो सन आएगा, अब वो क्या करेगा, जो मेरे पिताजी छोड़ कर गए फिर दोबारा से रीमेजरमेंट होगा उसका। अब क्या होगा, अब क्या पापा जी का पैर थोड़ी ना देखा भाई, फिर क्या करेगा बेटा, अपने पैर को बोलेगा मेरे पैर की लेंथ लो और करो टाइम्स। अब जब पापा जी का पैर था बड़ा लेकिन बच्चे का छोटा,
तो मानकर चलिए कि उसके 100 फीट थे, 100 फीट के बराबर कोई लेंथ थी, उसका एरिया निकाल लिया। अब बेटे के हिसाब से देखा गया तो बेटे के हिसाब से, सॉरी मानकर चलिए बेटे का बड़ा पैर है तो सोच लीजिए, फिर उसके अकॉर्डिंगली मेजरमेंट लिया तो 70 हो गया। क्या हो गया? 70 हो गया। भाई बाकी की लैंड कहां गई? अब उसको थोड़ी ना पता है कि ये जो डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, ये पर्सन टू पर्सन की वजह से वेरी कर रहा है। किसकी वजह से? पर्सन टू पर्सन की वजह से वेरी कर रहा है। यदि वहां पर कोई स्टैंडर्डाइज्ड टर्म्स यूज होता तो उसके लिए बड़ी आसानी से हम बोल सकते थे कि यहां जी इसका कैलकुलेशन इतना है, ये लेंथ इतनी है, उस समय में भी उतनी थी, इस समय में भी उतना ही है। समझे? आई होप ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। दैट्स वाई हमें स्टैंडर्ड वैल्यूज की जरूरत पड़ी। किसकी? स्टैंडर्ड पॉइंट्स की जरूरत पड़ी। और जो प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट आती हैं, क्या प्रॉपर्टीज जो आती हैं वो इसीलिए आती हैं। सबसे पहला, इट शुड बी, साथ के साथ लिखते जाइएगा बेटा, इट शुड बी well defined, it should be well defined, easily available, easily available, एक सेकेंड, इजली अवेलेबल, अवेलेबल के अलावा या फिर इजली एक्सेसिबिलिटी बोल सकते हैं हम लोग इसको एक्सेसिबल, एक्सेसिबल होना चाहिए। इसके बाद हम और भी टर्म्स इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट? देखो वेल डिफाइन तो होगा ही होगा, क्या वेल डिफाइन तो होगा ही होगा, उसके अलावा इजिली एक्सेसिबल होना चाहिए, इजिली अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने मीटर ले लिया लेकिन हमारे पास वो अवेलेबल ही नहीं। दैट्स वाई हमें इजिली अवेलेबल चाहिए और एक्सेसिबिलिटी उसकी होनी चाहिए। it should be of convenient साइज। अब सपोज करिए आपको अपने घर से लेकर अपने स्कूल तक की डिस्टेंस को मेजर करना है, तो आप लोग क्या करोगे भाई? आप अपने घर से स्कूल तक की डिस्टेंस को मेजर करोगे तो आपसे बोल दिया जाए कि मिलीमीटर में आप मेजर करो, है ना? तो उतना मिलीमीटर जैसा जितना स्केल लेना पड़ेगा, फिर उसका मेजरमेंट लगाना पड़ेगा। क्या? उसका मेजरमेंट लगाना पड़ेगा और फिर मेजर करके आप उसको बताओगे। तो कन्वीनियंट साइज नहीं है, बट आप घर से स्कूल की जो लेंथ है, डिस्टेंस है, तो आप उसको किस में बता सकते हो? उसको किलोमीटर्स में बता सकते हो। किस में? किलोमीटर्स में बता सकते हो। तो कन्वीनियंट साइज होना चाहिए, जैसे हम चाहते हैं वैसा ही साइज होना चाहिए। पता चले कि हम लोगों ने क्या कर लिया, पता कर लिया हमने कि वो मिलीमीटर में, छोटे टर्म्स में। कन्वीनियंट साइज का एक और पॉइंट समझिए, कन्वीनियंट साइज का एक और पॉइंट समझिए। जैसे सपोज करिए आप सब्जी लेने जाते हो तो 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 6 किलो, जो भी आप लोग लेते हो। वहीं आप लोग गोल्ड लेने जाते हो तो वहां क्या यूज करते हो? 1 ग्राम, 2 ग्राम, नहीं 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 सर, 5 किलो सोना तोल दो। ऐसा करते हो क्या? ऐसा होता है क्या? चलो यार, आज हमने एक बार भी आप लोगों के साथ बात नहीं किया। चलो आगे डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे, मतलब सेशन को कंटिन्यू रखेंगे। आपको सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं भाई? सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक तो कर दो यार।
चलो अब देखो अगला पॉइंट क्या हो सकता है, इट शुड नॉट चेंज it should not change with टाइम, या फिर किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से चेंज नहीं होना चाहिए। एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से चेंज नहीं होना चाहिए, जैसे कि लाइक टेम्परेचर की वजह से कुछ चेंज हो गया, किसकी वजह से, टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से वो चेंज हो जाए, तो वो सब कुछ नहीं होना चाहिए। क्या, वो सब कुछ नहीं होना चाहिए। जो भी आप लोग ले रहे हो यूनिट वो उतना ही रहना चाहिए। पता चला कि हमने जो पैरामीटर्स लिए और वो किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से चेंज हो गए। इसके बाद हम लोग क्या कह सकते हैं, एक्सेप्टेबल बाय ऑल। एक्सेप्टेबल बाय ऑल, सभी के जो भी है वो एक्सेप्टेबल, मतलब सभी के द्वारा वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। सपोज करिए आप गोल्ड लेने जाते हो और गोल्ड लेने के लिए आप तोला जानते हो कि हमें 4 तोला सोना दे दीजिए, 4 तोला सोना दे दीजिए। लेकिन इन द फॉरेन आप लोग देखोगे कि उसको ग्राम में मेजर किया जा रहा है, तो वो समझ ही नहीं पाएगा आपकी लोकल लैंग्वेज को। क्या, लोकल लैंग्वेज को नहीं समझ पाएगा। ऐसे ही आप लोग मास के लिए पाउंड भी यूज करते हो, ग्राम, किलोग्राम, ये सारी चीजें यूज होती हैं। अकॉर्डिंग टू डेट अगर देखा जाए तो ये सारे पॉइंट्स एक्सेप्टेबल, जो भी आप यूनिट लेके चलते हो वो यूनिट सभी के द्वारा एक्सेप्टेबल होनी चाहिए और सेम होनी चाहिए सभी के लिए। दैट्स वाई 1960-1970 के टाइम पर जो एक कॉन्फ्रेंस व मीटिंग जो हुई उसमें एसआई यूनिट्स बनाई गई थी। अभी सिस्टम्स पर ही हम मूव कर रहे हैं। यूनिट आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो मेरे को पूछ लीजिए। वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट टर्म्स। अब देखिए यूनिट्स डेली, हाँ बहुत सारी चीजें जो चेंज नहीं होनी चाहिए, सारे पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू दैट आप समझ रहे हो। हाँ इन 1960, यस। चलिए अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, जो मेजरमेंट लेते हैं उसको मेजरमेंट टू एक्सप्रेस द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इसके लिए आपके पास 2 टर्म्स होने चाहिए। फर्स्ट व्हाट, फर्स्ट क्या, द यूनिट in which the quantity is measured is measured, and second न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होना चाहिए, सेकंड न्यूमेरिकल वैल्यू। सेकंड इज न्यूमेरिकल वैल्यू। अब न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब न्यूमेरिक टर्म्स जैसे 1 2 3 4 5 7 जो भी आप लोग बोल सकते हो। अब इसका मीनिंग क्या है बेटा, वो मैंने अभी आपको समझाया था। द नंबर ऑफ टाइम्स
द नंबर ऑफ टाइम्स दैट unit is contained in given physical quantity. जो भी फिजिकल क्वांटिटी आपको दी गई है, नंबर ऑफ टाइम्स, जो भी यूनिट होती है, जैसे मीटर हो गया, 1 मीटर, और उसके सामने एक हमने 5 लगा दिया, तो 5 टाइम्स ऑफ 1 मीटर, यानी जो 1 मीटर आपने लिया है उसके सामने अगर 5 लगाए तो 5 टाइम्स ऑफ मीटर। अब मीटर, 1 मीटर का 5 टाइम्स, 11 टाइम्स, 1/2, जो भी है टाइम्स टर्म्स होना चाहिए। आई होप मेजरमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए 2 पॉइंट्स की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब आप क्या करते हो, अब आप इसको सेकंड पॉइंट इसी में लिखिएगा बेटा। मेजर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, दैट मीन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ यूनिट, साइज ऑफ यूनिट, जिसको हम लोग, जैसे सपोज करिए किसी भी क्वांटिटी को हम लोग लिख रहे हैं, तो न्यूमेरिक टर्म्स को हम लोग n और साइज ऑफ यूनिट को NU, ये टर्म्स है कुछ इस तरीके से। एंड न्यूमेरिक वैल्यू, जो भी फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिक वैल्यू होगा, U को हम लोग कंसीडर करते हैं एज अ यूनिट। आई होप ये पॉइंट आप सभी को क्लियर होगा। अब देखिए, अब इसमें हम क्या करते हैं, लेट अस सपोज दैट, सेम पॉइंट को हम लोग नेक्स्ट में कंटिन्यू करते हैं। अगर किसी का अगर कोई पॉइंट मिस कर रहा हो तो बताइएगा, ठीक है। मानकर चलिए, लेट लेंथ ऑफ द रूम, लेंथ ऑफ द रूम मैंने जैसे अभी पीछे बताई थी 5 मीटर ले ली, इसको जब हमने लिखा तो इट इज 500 सेंटीमीटर के इक्वल रख दिया। ये क्या है हमारा, क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि अभी हमने एक और पॉइंट देखा था, सपोज करिए 5 मीटर एंड इट, सपोज नहीं 500 सेंटीमीटर है। अब यहां पर देखते हैं, ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है n1 और ये जो है मल्टीप्लाइड बाय u1। अब इससे हम क्या देखते हैं कि ये न्यूमेरिक वैल्यू अलग है बेटा n2, यहां पर nu u2 ये दूसरी न्यूमेरिक वैल्यू है। हमारे पास 2 अलग अलग न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, क्या है, 2 न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, बट इनके लिए हम लोग क्या, इसको मेजर क्या कर रहे हैं बेटा, हम लोग लेंथ को मेजर कर रहे हैं। किसको, लेंथ को मेजर कर रहे हैं। इससे एक पॉइंट हमारे सामने निकल कर आता है, व्हाट, कि n मल्टीप्लाइड बाय u इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अलग अलग सिस्टम हम लोग चूज कर लें तो अलग अलग सिस्टम चूज करने की बेसिस पर भी हमें क्या मिलेगा कि इसमें ये न्यूमेरिक वैल्यू जो हैं वो सेम आएंगी, कांस्टेंट रहेंगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। सारे बच्चों को ये पॉइंट क्लियर हुआ, सारे बच्चों को ये पॉइंट क्लियर हुआ।
चलिए भाई, अब इसकी जगह पर हम और भी थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं और भी थोड़ा देख सकते हैं। जब कांस्टेंट हमने देखा, यूनिट्स हम लोगों को समझ में आ गए, हमने बोला कि मानकर चलिए कि कोई 55 केजी है, इसको हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो 5000 ग्राम आप लोग लिखते हो। तो ये कोई एक अलग सिस्टम है और ये कोई सेकेंड सिस्टम है, बट दोनों का मीनिंग तो सेम ही है। क्या? दोनों का मीनिंग तो सेम ही है। तो दैट इज द रिलेशन, दैट मीन n1 न्यूमेरिक वैल्यू, u इज द यूनिट एंड इक्वल टू इसकी जो, अगर इसको स्टैंडर्डाइज किया गया है तो ये 500 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो ये 500 न्यूमेरिक वैल्यू अलग हो गई, u इज अ सेकंड यूनिट, कंसीडर। ओके, दैट मीन इट इज अ कंपैरिजन, इट इज अ मेजरमेंट। ये लिखने का हमारा तरीका है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब देखो, अभी तक तो बेसिक पॉइंट्स आपके खत्म हुए। हम लोग क्या लेकर चलते हैं? हमने लेकर चला, यहां पर हमने लिखा लेंथ, हमने लिखा मास, हमने लिखा टाइम, मास लेंथ टाइम। इसके लिए हमारे पास सिस्टम होते हैं FPS सिस्टम, दूसरा होता है CGS सिस्टम, CGS सिस्टम एंड MKS सिस्टम, MKS सिस्टम। ये सिस्टम बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं कि 9th क्लास में बच्चे पहुंच जाते हैं और उनको ये सिस्टम नहीं पता। सर CGS यूनिट क्या होती है? पहले तो ये नहीं पता, CGS यूनिट तो बताएंगे बाद में, उनको ये नहीं पता कि व्हाट इज द CGS यूनिट, CGS क्या होता है यही नहीं पता। तो बेटा जो भी ये सिस्टम है हमारी इन 3 फिजिकल क्वांटिटी के बेसिस पर डिफाइन किए गए। जैसे इसमें आप क्या लेते हो? इट इज द फुट। लेंथ को पहले FPS सिस्टम में हम क्या लिखते हैं बेटा? फुट। CGS में हम लोग क्या लिखते हैं? ग्राम। और यहां क्या लिखते हैं हम लोग? किलोग्राम। सॉरी, एक सेकेंड यार, क्या लिखा? CGS में हम लोग क्या लिखते हैं? सेंटीमीटर। MKS में क्या लिखते हैं? किलोमीटर। ठीक है, एक सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बेटा, 1 सेकेंड। मीटर। मास, मास को हम लोग क्या लेते हैं बेटा? FPS सिस्टम में इसका मीनिंग होता है पाउंड। FPS में टाइम को हम लिखते हैं सेकंड, एंड CGS में मास को लिखा जाता है ग्राम एंड इसको लिखा जाता है किलोग्राम। यहां पर भी हम लोग टाइम को इसमें भी सेकंड लेंगे और इसमें भी सेकंड लेंगे। इसका मीनिंग क्या है वो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखो, FPS फुट पाउंड सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, MKS मीटर किलोग्राम सेकंड। समझ गए?
बट सर ये सिस्टम कैसे है? बेटा ये वाला जो सिस्टम है फ्रांस में यूज होता है, ये सिस्टम ब्रिटिश में, और ये फ्रेंच सिस्टम है, ये भी फ्रेंच सिस्टम। अब देखो ये फ्रांस का सिस्टम, ये इस तरीके से मेजरमेंट किया गया करते थे वहां पर, ये इसमें करते थे। सपोज करिए आपने कोई सामान इंडिया से भेजा और इंडिया में लोकल लैंग्वेज, आज भी आप लोग सब्जी ले तो पाव भर सब्जी दे दो, पाव भर, पाव का मतलब होता है, पाव भर का मतलब होता है एक पाव, एक पाव का मतलब होता है 250 ग्राम, एक सेर, दो सेर, सवा सेर। तो इस तरीके से लोकल लैंग्वेज में हम लोग मास को मेजर करते थे। आपने कोई भी क्वांटिटी में कुछ मास, किसी कोई मतलब कुछ भी सामान भेजा और उसकी क्वांटिटी बता दी, बोले 10 सेर है ये या इतने पाव है, वहां जाके वो समझ ही नहीं पाए ये क्या है, वो अपना बोल रहे हैं कि नहीं ये तो इतने ग्राम है, ये इतने किलोग्राम है, या फिर इतने पाउंड है। तो बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो गया कि आप किस में लें, वो उनके लिए अलग है, हमारे लिए अलग है। इसलिए एक सिस्टम ऐसा बनाया गया जो सभी के लिए सेम हो। यदि मैं ग्राम बोलूं तो वो ग्राम यहां भी समझ पाए, अदर कंट्रीज में अगर ग्राम की बात की जाए तो वो ग्राम वहां भी समझ पाए। ठीक है भाई, किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछो भाई। कुछ उल्टा लिख दिया क्या? कुछ उल्टा लिख दिया क्या? CGS, हाँ भाई, हाँ हाँ हाँ, इसको करेक्ट कर लो। ये हमने यहां पर पहले लिखा है ब्रिटिश। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड बेटा, CGS यूनिट होता था फ्रांस में, ठीक है। आपको याद नहीं करना, आपको याद थोड़ी ना करना भाई, याद नहीं करना ये सारी चीजें, ठीक है, आपको याद नहीं करना, ठीक है ना, ठीक है, आपको याद थोड़ी ना करना है, ये तो बस हमने आपकी नॉलेज के लिए बताया है, इस पे कोई क्वेश्चन थोड़ा ना आना सर, नहीं क्वेश्चन आएगा तो बताइए। ये ब्रिटिश में, ये फ्रांस में, ये फ्रेंच सिस्टम, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। समझ गए? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। इज इट क्लियर? अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा याद है पियर्सन से पढ़ा है सर, हमने आपसे नहीं पढ़ा, पियर्सन से पढ़ा इसलिए याद है, चलो कोई बात नहीं, अच्छा है। फटाफट से नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। अगला पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनका क्लासिफिकेशन हुआ। कब क्लासिफिकेशन हुआ? उनका क्लासिफिकेशन होता है आफ्टर एसआई सिस्टम। जब एसआई सिस्टम बना उसके बाद में क्लासिफिकेशन हुआ फिजिकल क्वांटिटीज का। बट ये जो क्लासिफिकेशन होता है किस एक पॉइंट पर होता है, किस बेसिस पर होता है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपेंडेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपेंडेंसी। ये टर्म समझ में नहीं आया, समझाएंगे।
सपोज सॉरी, जो पहली आप लोगों के लिए फिजिकल क्वांटिटीज बताई गई, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, अगला डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को ही बेस फिजिकल क्वांटिटीज भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, बेस फिजिकल क्वांटिटीज भी हम लोग इनको ही बोलते हैं। अब क्लासिफिकेशन जो किया गया फिजिकल क्वांटिटीज का, वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपेंडेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपेंडेंसी। इसका मीनिंग क्या होता है? जब सिस्टम बना तो वहां पर देखा गया जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी उनको इस हिसाब से डिसाइड किया गया कि ये फिजिकल क्वांटिटीज किसी अदर फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करेंगे। क्या? ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो किसी अदर फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करेंगे, यानी कि ये इंडिपेंडेंट होंगी। क्या होंगी? इट इज द इंडिपेंडेंट। सर मीनिंग बताओ, मीनिंग समझाओ। मीनिंग, जैसे कि मैं बात करता हूं आपसे लेंथ की, मैं आपसे मास की बात करता हूं, मैं आपसे टाइम की बात करता हूं। सर ये फिजिकल क्वांटिटी जो है फंडामेंटल है, क्यों? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, इनको किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव नहीं किया जा सकता। जैसे मैं आपसे बोलूं कि किसी ऑब्जेक्ट का मास इतना है, इसकी लेंथ इतनी है, इसका टाइम बताओ। सर ये कैसा क्वेश्चन है? सर ये कैसा क्वेश्चन है? दैट मीन दीज आर द फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जिसको अदर क्वांटिटीज से डिराइव नहीं किया जा सकता। अब दूसरे वर्ड से आप लोग खुद समझ रहे होंगे डिराइव्ड कौन सी हुई? जिनको किसी अदर विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज वी कैन डिराइव इट। ठीक है, चलो यार, बहुत अच्छी बात है यार, अच्छा लगा यार। ठीक, चलिए, तो अभी आपको समझ में आया कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और दूसरा है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। नाम से ही आप समझ पा रहे हो कि डिराइव्ड, विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज वी कैन डिराइव द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। चलिए, अब हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग स्टडी करते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का मीनिंग क्या है वो थोड़ा सा समझिए, या फिर लिख लीजिए। क्वांटिटी इज which are independent each other। एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं एंड कैन बी यूज्ड टू
कैन बी यूज्ड टू derived physical quantities. जिनको अदर फिजिकल क्वांटिटीज को ड्राइव करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें ही इसका दूसरा सब पॉइंट लिखिएगा, क्वांटिटीज विच डू नॉट एक्सप्रेस in terms of other जिनको अदर क्वांटिटीज के टर्म्स में हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे कि टाइम को किसी अदर क्वांटिटी के बेसिस पर नहीं बता सकते, मास को आप लोग नहीं बता सकते, आप लेंथ को नहीं बता सकते। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर सारी फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बताओ, फिर हम आपसे बोलेंगे जिसमें करंट है चार्ज अपॉन टाइम से निकालते हैं। चलिए वहां तक पहुंचेंगे, लेकिन थोड़ा वेट करो, आपके उस क्वेश्चन का जवाब मैं जरूर दूंगा, क्योंकि वो क्वेश्चन मैं मानता हूं कि 99% केस में वो क्वेश्चन आता है बच्चों के दिमाग में। ठीक है, चलिए हाँ भाई, हाँ अनिल यार, हम आपसे बोले तो क्या आपके क्वेश्चन से पहले ही हमने बोल दिया ना कि ये क्वेश्चन तो सबके दिमाग में आता है, सबके दिमाग में आता है ये क्वेश्चन। सर इसको फंडामेंटल क्वांटिटी क्यों बोला गया है, ऐसा दिमाग में तो आता है ना। चलो तो इसका जवाब तो देंगे ना। भाई अभी हमारा बात करेंगे, देखो आप सब्जेक्ट से हट रहे हो आप। चलिए देखो, मैंने आपको एक सेट देता हूं, मैंने सेट दिया लेंथ, मास एंड टाइम। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये सेट क्या है, क्या फंडामेंटल है या नहीं है। सर इट इज द फंडामेंटल सेट, क्योंकि लेंथ भी फंडामेंटल है, मास भी फंडामेंटल है एंड टाइम भी फंडामेंटल है। मैंने आपको लेंथ, टाइम एक और जोड़ दिया जिसमें हमने कहा फ्रीक्वेंसी। क्या ये सेट फंडामेंटल है? सर नहीं है। मैंने वन मोर दिया, मैंने कहा वेलोसिटी, क्या ये सेट फंडामेंटल है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वेलोसिटी को क्या निकालते हो, लेंथ अपॉन टाइम से ही निकालते हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से निकालते हो, कैलकुलेट करते हो आप लोग। हम ये सेट अगर आपको देकर पूछा जाए कि ये सेट फंडामेंटल है, यस ये वाला सेट है, नहीं है सर। वेलोसिटी, लेंथ एंड टाइम, ये सेट फंडामेंटल है, नहीं है। ये सेट भी आप लोग डिसाइड कर सकते हो, क्या ये सेट निकाल सकते हो। अब इसके बाद हमारे पास नया टर्म ओके कोई बात नहीं भाई, हम बताएंगे, चिंता काहे कर रहे हो, सारे बताएंगे ना। बाय द एसआई सिस्टम
हमने देखा कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे सामने आती है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसमें सबसे पहले हम किसको रखते हैं, कोई सीक्वेंस नहीं है बेटा, ध्यान रखिएगा, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। इसके बाद में आता है करंट, या फिर इसको ऐसे लिखिए इलेक्ट्रिक करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हो। अगला अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, नेक्स्ट 7th कौन सी है, लुमिनस इंटेंसिटी। अब इनके एसआई यूनिट की बात करें तो, इनकी एसआई यूनिट्स के लिए बात करें तो, लेंथ के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा, मीटर, मीटर को स्मॉल एम से देखा जा सकता है। मास के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, किलोग्राम यूज करते हैं, जिसको हम लोग केजी से लिखते हैं। टाइम के लिए हम लोग सेकंड यूज करते हैं, एस से डिनोट किया जाता है। टेम्परेचर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, केल्विन लिखते हैं। बेटा सेल्सियस जो होती है वो एसआई यूनिट नहीं होती, ध्यान रखिएगा, केल्विन इज द एसआई यूनिट। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके लिए हम एम्पियर, इसको हम लोग ए लिखते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल से लिखा जाता है, लुमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, सीडी। इनके सिंबल, लेंथ के लिए बेटा हम लोग एल यूज करते हैं, कैपिटल एल। मास के लिए हम लोग कैपिटल एम यूज करते हैं। टाइम के लिए कैपिटल टी यूज किया जाता है। टेम्परेचर के लिए हम यूज क्या करेंगे भाई, जल्दी बता दो, टेम्परेचर के लिए क्या यूज करो, टेम्परेचर के लिए हम लोग के यूज करते हैं। वहीं इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा, ए या फिर आई। कई सारी बुक्स में इलेक्ट्रिक करंट को ए से भी लिखा गया है। ये देखो, ये जो यूनिट अब ये जो हमने लिखे है ना, जैसे मीटर को एम, किलोग्राम को केजी, तो दीज आर द यूनिट का मेजर बहुत शॉर्ट टर्म लिखा गया है। लेकिन लेंथ के लिए हम लोग कैपिटल एल लिखेंगे, मास के लिए कैपिटल एम लिखेंगे, टाइम के लिए कैपिटल टी लिखेंगे, टेम्परेचर के लिए के लिखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के लिए ए या फिर आई लिखेंगे। एंड वहीं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम लोग इसको मोल ही लिखते हैं बेटा। एंड कैंडेला को हम लोग कैपिटल सी और फिर डी लिखते हैं। ठीक है, तो ये कैपिटल टर्म्स में इस तरीके से लिखा जाता है। ये सारे सिंबल्स आप लोगों को पता होने चाहिए। क्या ये सारे टर्म्स आप लोगों को पता होने चाहिए? अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन क्या आता है, बहुत जनरल क्वेश्चन है कि सर लेंथ को ड्राइव नहीं किया जा सकता, मास को ड्राइव नहीं किया जा सकता, इंडिपेंडेंट है, टाइम है, टेम्परेचर है, ये सारे इंडिपेंडेंट है।
लेकिन इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो ये चार्ज अपॉन टाइम होता है। देखो इस जगह पर एक ही पॉइंट है, जब एसआई यूनिट्स को लिया गया, एसआई यूनिट्स बनाई गई, तो उस समय पर इलेक्ट्रिक करंट को उन्होंने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ही माना, क्योंकि अपना अपना देखने का नजरिया होता है। अब आप कहोगे सर क्या इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, चार्ज अपॉन टाइम। ये अपना एक देखने का नजरिया है, उन्होंने देखा कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी चार्ज है, सॉरी करंट, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट है। इस जगह पर आप कहते हैं सर चार्ज, चार्ज क्या लिख सकते हो इसको, आप लिख सकते हो सर चार्ज। सर चार्ज को, अब आप कहते हो ना सर चार्ज को फंडामेंटल क्वांटिटी क्यों नहीं लिया, जबकि करंट तो चार्ज से डिराइव हो रही है, यस और नो, आपके दिमाग में यही तो क्वेश्चन आता है। तो एक बात बताओ, जब चार्ज इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं, चार्ज इक्वल्स टू टाइम लिखूंगा, हाँ या ना। तो अब एक पॉइंट तो समझो कि क्या चार्ज डिराइव्ड क्वांटिटी नहीं हुई, टाइम इज द फंडामेंटल क्वांटिटी, करंट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी, और दो फंडामेंटल क्वांटिटी से चार्ज बना है, तो चार्ज हमारी क्या हो गई, डिराइव्ड हो गई ना। तो इसलिए उनको ये डेटा हमने क्या, इसमें दिमाग नहीं लगाना, सर इसको ऐसे क्यों नहीं लिया, भाई उस समय पर जो ले गया, ये नॉलेज है, आपको लेनी है, जैसा है वैसे आपको चलना है, ठीक है। चार्ज को करंट और टाइम दो फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव किया गया। अब आप दिमाग लगाते हो सर करंट तो चार्ज अपॉन टाइम होता है, सर चार्ज से ड्राइव हो रही है तो चार्ज को बनाइए, तो ये आपका देखने का नजरिया है, ये उनका देखने का नजरिया है। अब इसमें दूसरा लॉजिक सुनिए, करंट, किसी भी वायर में करंट फ्लो कर रहा है, इसको मेजर करना आसान है, या फिर मैं आपसे कहूं कि किसी एक वायर में करंट फ्लो कर रहा है, अब उसमें चार्ज को कैलकुलेट करके बताइए कि हाउ मेनी चार्ज इज मूविंग इन दैट वायर, तो आप बोलोगे सर इट इज टू डिफिकल्ट, कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, हम तो टाइम के लिए अमीटर लगाएंगे, सीधा निकाल लेते हैं। इसलिए करंट को फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए रखा गया, फंडामेंटल क्वांटिटीज में करंट आता है, ये लॉजिक कोई लगाइएगा, दिमाग इतना मत लगाइएगा, ठीक है। अब समझिए लुमिनस इंटेंसिटी का मीनिंग क्या होता है। लुमिनस इंटेंसिटी जो हमारी, हम जो एनर्जी जो जहां से लाइट एमिट हो रही है, लुमिनस इंटेंसिटी का मीनिंग ये है कि एक सेकंड में हाउ एनर्जी, कितनी एनर्जी हम रिसीव करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को वहां देखते हैं आप लोग, इवन आप लोगों के सिलेबस में यार ये कहीं आपको दिखेगा नहीं, लेकिन रखा गया है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप लोगों को 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनकी एसआई यूनिट समझ में आनी चाहिए, और इन्हीं एसआई यूनिट्स को, इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एंड वही डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज इन नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी। भाई जरा सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा। अब जितने बच्चों को लग रहा था कि सर स्लो चल रहा है, स्लो 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 स्लो, तो भाई देखो हमारा टाइम ऑलमोस्ट, जिस टाइम पर हम लोग सेशन को एंड करते हैं वहां तक हमने फंडामेंटल को खत्म किया। नेक्स्ट में हम डिराइव्ड कर लेंगे और डायमेंशनल फॉर्मूला तक हम पहुंच जाएंगे, प्रैक्टिकल यूनिट हम करा देंगे उस दिन आपको, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए, अदरवाइज सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा। नहीं सर सेशन तो लाइक जरूर करेंगे, तो करिए ना फिर यार। चलिए ओके, चलिए मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू, लास्ट रैकेट। ठीक है, ओके भाई, ओके, गुड, थैंक यू सो मच।